राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपके इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में अपन जानेंगे भारतीय संविधान के भाग 17, 18 और 19 के बारे में, है ना। जैसा कि आपको पता है अपने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर चल रहे हैं जिसमें अपन भारतीय संविधान के प्रमुख उसके कौन कौन से भाग हैं, उन उन पार्ट्स में कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकलों में कौन कौन से विशेष प्रावधान किए हुए हैं उनके बारे में जान रहे थे। जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, है ना। तो आज उसी में एक और हमारा लेक्चर जुड़ेगा जिसमें हम भारतीय संविधान के भाग 17, 18 और 19 के बारे में जानेंगे, है ना। अपना जो पिछला लेक्चर था उसमें अपन भाग 16 और भाग 16 में मैंने आपको बताया SC ST और एंग्लो इंडियन से संबंधित उसमें प्रावधान किए हुए थे। और उस भाग 16 का जो अंतिम आर्टिकल था कौन सा था, आर्टिकल 342, 342वां। और उस 342वां जो अनुच्छेद था उसमें किसके बारे में बात की गई थी, उसमें कहा गया था कि भाई जो राष्ट्रपति है वह किसी भी क्षेत्र को ST क्षेत्र घोषित कर सकता है ना। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका था। आज अपन जो आगे का लेक्चर है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आगे जानते हैं कौन कौन से भाग हैं, है ना। देखो, जब हम आगे बात करते हैं और भाग 17 के बात करते हैं, भाग 17 के बारे में बात करते हैं, तो भाग 17 में आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351, है ना। तो ये जो आर्टिकल हैं किसके अंतर्गत आते हैं, भाग 17 के अंतर्गत आते हैं ना। कितने, भाग 17 के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, शीर्षक क्या है, राजभाषा का शीर्षक है ना। राजभाषा क्या है, राजभाषा, है ना। तो राजभाषा को लेकर है। राजभाषा का देखो कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि इस पार्ट में दरअसल संविधान की जो कहेंगे संसद की क्या भाषा होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी क्या भाषा होगी, है ना। राजभाषा आयोग क्या है, तो उनके बारे में लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो उसको जानेंगे। अब देखो इसका जो प्रमुख आर्टिकल है कौन सा, आर्टिकल 343। ये जो आर्टिकल है दरअसल ये देखो अपनी जैसे एक्चुअल में अपनी कोई वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जैसे होता है ना, राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय गीत होता है ना, ऐसा कोई अपनी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है। लगता है ऐसा ही है कि हमारे यहाँ हिंदी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में बोली जाती है तो राष्ट्रीय भाषा होगी, है ना। राष्ट्रीय भाषा का कोई भी किसी को दर्जा नहीं दे रखा। लेकिन इसी के एक सब आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 343 का सब आर्टिकल फर्स्ट। और उसमें कहा गया है किसके बारे में, राजकीय भाषा के बारे में, है ना। और राजकीय भाषा कौन सी है, हमारी हिंदी है। कौन सी है, हिंदी है। और ये हिंदी भी जो देवनागरी लिपि की होती है ना, देवनागरी लिपि है ना, वो वाली हिंदी है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अपने को डिफरेंस समझना होगा कि भाई जो राष्ट्रभाषा है ना। और जो राज्य भाषा है, कौन सी राज्य भाषा है। एक होती है मातृभाषा, कौन सी होती है, मातृभाषा, है ना। और एक होती है राजकीय भाषा, कौन सी है, राजकीय भाषा। अब देखो पहले तो इनका ये जो डिफरेंस समझना पड़ेगा कि भाई इनमें अंतर क्या है ना। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस अपने को समझना है। देखो, जब हम नेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं, राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं, तो यानी कि ऐसी भाषा जो कि राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और उसको एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वो कौन सी है, राष्ट्रभाषा है। वहीं राज्य भाषा की बात करें तो किसी स्टेट में, है ना, स्टेट की बात करें, किसी स्टेट में ऐसी लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसको एडमायर किया जाता है, उसको प्राथमिकता देते हैं ना, तो वो कौन सी भाषा हो गई, राजभाषा हो गई। सबसे पॉपुलर भाषा स्टेट की कौन सी कहलाती है, राजभाषा कहलाती है, राज्य भाषा कहलाती है ना। मातृभाषा आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोल देते हैं। राजकीय भाषा को बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, जिसमें मतलब कागजी कार्रवाई होती है, जिसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो कौन सी भाषा है, राजकीय भाषा है। तो अपनी जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। यानी कि संसद का यदि कोई भी काम होगा ना तो हिंदी में जरूर टाइप होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा हिंदी में होगा, है ना। तो हिंदी में भी होगा। और इंग्लिश तो देखो है ही कंपलसरी सब में, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इंग्लिश कंपलसरी नहीं, इंग्लिश है वो सब में कंपलसरी है ना। और हिंदी को इसको राजकीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जानने की है। उसके बाद देखो कौन सा आर्टिकल आता है प्रमुख, आर्टिकल आता है 344। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 344। और ये जो आर्टिकल 344 है, ये आर्टिकल दरअसल जो अपनी राजभाषा आयोग, कौन सा है, राजभाषा आयोग, है ना, इसके आयोग के बारे में बात करता है, राजभाषा आयोग के बारे में बात करता है। अब देखो दरअसल हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई जो हिंदी है, लेकिन इसको ज़्यादा अपन प्रायोरिटी देते हैं कि यार हिंदी को भी अपने को नेशनल लैंग्वेज बनाना है। लेकिन फिर विरोध कौन करता है, विरोध करते हैं जो साउथ इंडिया के स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। तो ये जो स्टेट हैं ये इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जो हिंदी है उसको नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जाए। लेकिन जो राजभाषा है, राजभाषा आयोग है, ये दरअसल ये हिंदी जो लैंग्वेज है इसको प्रायोरिटी देते हैं कि यार इसको बढ़ाना है अपने को, है ना।
अच्छा देखो, राजभाषा आयोग की बात करें तो गठित कौन करता है? राष्ट्रपति गठन करता है इसका। कौन गठन करता है? राष्ट्रपति इसका गठन करता है। अच्छा, पहली बार कब गठित किया गया था? 7 जून 1955 को, है ना, 7 जून 1955 को पहली बार जो राजभाषा आयोग था उसको गठित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? बाल गंगाधर खरे। क्या नाम है? बाल गंगाधर खरे, है ना। तो ये अपने जो राजभाषा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष बने। वर्तमान में कौन है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? तो वर्तमान में है डॉक्टर विनय पाठक। क्या नाम है? विनय पाठक। क्या नाम है? विनय पाठक, है ना। तो वर्तमान में ये अपने राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो राजभाषा आयोग है किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का प्रावधान किया हुआ है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 345, एक प्रमुख आर्टिकल है। और जो आर्टिकल 345 है ये आर्टिकल कहता है किसके बारे में? कि जो स्टेट हैं, आर्टिकल 345 क्या कहता है कि जो राज्य हैं उन राज्यों को अपनी राजकीय भाषा चुनने का अधिकार है। क्या है? राजकीय भाषा चुनने का अधिकार है ना। देखो हर स्टेट में विधानसभा है, अलग से उनके खुद के नियम कानून बने हुए होते हैं ना, अलग से अपनी जो क्या है कहें कि राज्य सूची बनी हुई है जिन पर कानून बनाते हैं। उसी में एक चीज़ कही गई है कि आर्टिकल 345 में कि यार राज्यों के लिए उनकी खुद की एक लैंग्वेज वो चुन सकते हैं ना, कोई भी राज्य की लैंग्वेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप गुजरात जाइएगा तो गुजरात में आपको जो प्लेटफॉर्म है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म, वहाँ आपको गुजराती मिलेगी और उसके नीचे इंग्लिश में। इंग्लिश सब स्टेटों में कंपलसरी है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके अलावा एक कोई सी भी लैंग्वेज कोई भी जो स्टेट है वो अपनी एडमायर कर सकता है। गुजरात गुजराती करते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी को प्रायोरिटी देते हैं, केरला वाले मलयालम को देते हैं, तमिलनाडु वाले तमिल को देते हैं, आंध्र प्रदेश तेलुगु जो है उस भाषा को अपन वो एडमायर करते हैं। तो ये उनकी जो यार राजकीय भाषाएं तो इनमें भी उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, विधानसभा के जो भी काम होते हैं वो इनमें भी होते हैं ना। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो आर्टिकल है कौन सा? 350। कौन सा है? 350। और इस आर्टिकल का 350 में ये पहला सब आर्टिकल है जो किसके बारे में बात करता है? जो कहता है कि जो राज्य में यदि आपको प्राइमरी एजुकेशन जो प्राथमिक शिक्षा है वो आपको किस में देनी है? राज्य भाषा में देनी है। किस में देनी है? राज्य भाषा में देनी है ना। यानी कि किसी स्टेट में जो भी उसकी राज्य भाषा है ना, जो भी उसकी राज्य भाषा है तो उसमें एजुकेशन दी जाए, प्राइमरी एजुकेशन। जैसे आज अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आज जो यहाँ की राज्य भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों अपन यहाँ चलती है। तो अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी हम हिंदी में करते हैं ना, क्योंकि हिंदी हमारी प्रायोरिटी में है। तो ये चीज़ अपने को समझने की, और इसका प्रावधान भी कर रखा कहाँ पर? आर्टिकल 350 के फर्स्ट में। और इसी का एक और सब आर्टिकल है, आर्टिकल 6। उसमें किसके? भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में। भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में, अल्पसंख्यकों। देखो भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में यदि बात करें अपन, तो मैंने आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, मैंने उसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में बताया था, है ना। और उस आर्टिकल में मैंने बताया था आपको कि भाई दो प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं अपने, एक होते हैं धर्म के आधार पर और एक होते हैं भाषा के आधार पर। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल जो 350 है वो बात करता है ना। अब देखो हमारा जो स्टार्टिंग का जो संविधान था, जो मूल संविधान की हम बात करते हैं तो उसमें 14 भाषाओं के बारे में, है ना, बात की गई थी। और उन भाषाओं को किसमें? अनुसूची 8 में रखा गया। किसमें? अनुसूची 8 में। देखो अनुसूचियों के लिए एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा मैं, जिसमें जितनी भी हमारी अनुसूची 12 हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर केवल आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अभी वर्तमान में कितनी हैं? 22 हैं। 3 इसमें संविधान संशोधन होते हैं, एक तो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92 संविधान संशोधन, है ना। तो इन तीनों संविधान संशोधनों के तहत इसमें जो संशोधन किए गए थे और भाषाओं को जोड़ा गया था, तभी ये 6 भाषाएं एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। 6 कहाँ 6 ही हो गई, नहीं 8 भाषाओं को ऐड किया गया है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझने की है। इसके अलावा देखो हमारे देश में कुछ क्लासिकल लैंग्वेज में, क्लासिकल लैंग्वेज जो पुरानी लैंग्वेज है, जैसे कि मलयालम हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, उड़िया हो गई, है ना, और एक संस्कृत हो गई। ये जो 6 लैंग्वेज हैं अपनी, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये अपनी जो शास्त्रीय लैंग्वेज है वो है ना। तो ये बेसिक सी मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है कि अपनी कौन कौन सी लैंग्वेज हैं और क्या है इसमें, है ना, कौन कौन से प्रमुख आर्टिकल हैं, इनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण अपना पार्ट आता है कौन सा? पार्ट 18, है ना। उसके भाग 18 के बारे में जानेंगे।
और भाग जो 18 है वो किससे संबंधित है, दरअसल आपातकाल से संबंधित है भाग 18। और ये किससे, देखो आर्टिकल कौन कौन सा है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है ना, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इसमें बात की गई है। और देखो इसमें क्या आपातकाल आपातकाल है ना, आपातकाल के बारे में है ना। अब देखो जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं ना, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको देखो ध्यान से सुनते चलना है। एक तो आर्टिकल है कौन सा, आर्टिकल 352 है ना, और एक आर्टिकल है आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल है 360 है ना। ये अपने 3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 352 में किसके बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, आपातकाल के बारे में, आपातकाल के बारे में है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। 356 किसके बारे में, 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में है ना, राष्ट्रपति शासन के बारे में है ना। और जो आर्टिकल 360 है ये किसके बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में, किसके, वित्तीय आपातकाल के बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में है ना। तो ये अपने 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो 3 प्रकार के आपातकालों की बात करता है ना। अब एक एक जो आपातकाल है उसको ध्यान से सुनते चलना, आपातकाल है ना, एक एक आपातकाल है उसको ध्यान से सुनते चलना, आपातकाल है ना, ठीक है। देखो जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं ना, तो दरअसल देखो पहले जो ये इमरजेंसी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने जर्मनी से अडॉप्ट किया है। ये जो वित्तीय आपातकाल वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है, बाकी ये 2 हैं ये हमने जर्मनी से अडॉप्ट किए है ना। अब इसमें होता क्या है कि जब देश में, मान लीजिए पहले जब मूल संविधान था तो इसमें 3 शब्द दे रखे थे है ना, कौन कौन से, एक तो बोल रखा था कि यदि बाहरी आक्रमण हो या फिर युद्ध में हो हमारा देश, या फिर आंतरिक अशांति है ना, आंतरिक अशांति, ये जो पॉइंट है ना ये हमारे मूल संविधान में था कि भाई यदि ये 3 कंडीशन है, बाहरी आक्रमण हो रखा है या युद्ध हो गया है या फिर आंतरिक अशांति है, तो उसके आधार पर देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये किस आर्टिकल में बात कही गई थी, आर्टिकल 352 में बात कही गई थी है ना। अब देखो हमारे देश में 3 बार राष्ट्रपति शासन 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। एक बार 1961 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ, 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और एक जो इमरजेंसी लगाई थी 1975 में लगाई थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। और उस समय जो पॉइंट रखा गया ना, वो ये आंतरिक अशांति को लेकर पॉइंट रखा गया कि भाई जो देश में आंतरिक अशांति हो रखी है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी। अब देखो एक चीज़ जो आपको समझनी है कि भाई नेशनल इमरजेंसी लगती कैसे है ना, तो इसका कुछ फॉर्मेट है ऐसे। फॉर एग्जांपल, यदि आपको देश में नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो उसके लिए क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल एक लिखित में सलाह देता है किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस सलाह को पढ़ता है और उसके बाद डिक्लेयर करता है कि भाई हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी लगी है ना, विधान क्या कहेंगे, जो मंत्रिमंडल है उसकी तुरंत सिफारिश पर जो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, इसकी जो अवधि होती है केवल मात्र 30 दिन की होती है। अब यदि आपको इस आपातकाल को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए आपको संसद से, राज्यसभा से और लोकसभा से आपको प्रस्ताव पास कराना होता है, और वो भी कौन सा, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत कौन सा होता है, 66%, यानी 2/3 बहुमत से आपको वो प्रस्ताव पास कराना होता है। अब जैसे ही वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रस्ताव के पास होने के बाद जो आपातकाल है वो अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। फिर यदि आपको और बढ़ाना है तो आपको फिर प्रस्ताव पास कराना होगा, यदि फिर आपको और बढ़ाना है 6 महीने के लिए तो फिर प्रस्ताव पास कराना होगा। तो इस तरीके से इसको अनंत काल तक अपन जो नेशनल इमरजेंसी है इसको लगा सकते हैं ना। तो मतलब आपको 6-6 महीने के अंतर्गत जो क्या है कि प्रस्ताव पास कराने होंगे और इसको अनंत काल तक लगाया जा सकता है। अब देखो जब नेशनल इमरजेंसी देश में लगती है तो उसका फ़र्क क्या होता है। देखो फ़र्क ये होता है, दरअसल 2-3 चीज़ें होती हैं। देखो अपना जो आर्टिकल कौन सा है, 358, आर्टिकल 358 क्या कहता है कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी होती है तो अपना जो मौलिक अधिकार है, और कौन सा आर्टिकल है, 19, आर्टिकल 19 को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि आपको जो बोलने की आज़ादी है वो तो पूर्ण रूप से छीन ली जाती है। और ये आपने देखा भी होगा जब 1975 में देश में नेशनल इमरजेंसी लगी तो उस समय जो विपक्ष के जितने भी नेता थे ना उनको जेलों में डाल दिया गया, जो आवाज़ थी उसको दबा दिया गया। तो ये तो अपने बात भी कही गई थी कि इसमें आर्टिकल 358 में जो आर्टिकल 19 है वो पूरी तरह समाप्त किया जाएगा, ठीक है। और जो आर्टिकल 359 है, 359 है, ये क्या कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं
उनसे संबंधित आर्टिकल हैं वो सभी क्या कर दिए जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे, वो सभी समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ये किस में बात कही गई, आर्टिकल 359 में बात कही गई है ना। तो देखो बेसिक सी चीज़ें आपको ये याद रखनी है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, भाई किस तरीके से देश में राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल वो लगाया जाता है ना, और किस तरीके से क्या क्या प्रभाव होते हैं, है ना। तो ये आपको मोटी सी चीज़ें याद रखनी है ना। उसके बाद देखो अगला कौन सा है, अगला है आपका 356वां कौन सा, राष्ट्रपति शासन, कि किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ना। अब कब लगाया जा सकता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल जो 355 है, आर्टिकल 355 में दो बातें कही गई हैं। क्या कही गई हैं कि यदि स्टेट में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल रही, अब संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था मतलब कि बहुमत की सरकार नहीं है ना। यदि स्टेट में, किसी स्टेट में बहुमत की सरकार नहीं है ना, बहुमत की सरकार नहीं है, और एक और चीज़ क्या है, यदि शांति व्यवस्था नहीं बन पा रही है ना, यदि अशांति है किसी स्टेट में, शांति व्यवस्था वहाँ पर नहीं बन पा रही, और कहें कि जो लॉ एंड ऑर्डर उसको ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा, तो उस स्थिति में जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति को सूचना कर सकता है, किसके लिए, राष्ट्रपति शासन के लिए, कि आप यार स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दो। दो कंडीशन है, एक तो ये है बहुमत सरकार होनी नहीं हुई, यदि बहुमत की सरकार नहीं है स्टेट में तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और यदि शांति व्यवस्था नहीं बन पा रही तो भी। देखो इसमें एक चीज़ और है ना, और एक समय और लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है, मान लीजिए जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट संघ सूची के किसी विषय पर कानून बनाती है, और संघ सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के बाद जो स्टेट है वो इस चीज़ को लागू करने से मना कर देता है कि भाई हम अपने स्टेट में जो केंद्र के द्वारा कानून बनाया गया है इसको फॉलो नहीं करते। तो उस कंडीशन में भी राज्यपाल की सिफारिश पर राज्यपाल किसको, राष्ट्रपति को सूचना दे देगा इसकी, यार ये तो मान ही नहीं रहे तुम्हारी बात, केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उसको लागू ही नहीं कर रहे, है ना। तो मंत्रिमंडल की सलाह पर उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो जब किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस स्टेट का जो पूरा कंट्रोल होता है किसके हाथों में, राज्यपाल के हाथों में। देखो लगता है ऐसा है कि यार राष्ट्रपति होना चाहिए, है ना, लेकिन ये भी चीज़, इस चीज़ से भी वाकिफ़ है अपन के, जो राज्यपाल होता है वो दरअसल केंद्र का एजेंट ही होता है। तो वो राष्ट्रपति होता है, वो राज्यपाल के थ्रू ही स्टेट में शासन कर रहा होता है। जो विधानसभा होती है वो पूर्ण रूप से भंग हो चुकी होती है ना। जो राज्यपाल है वही संभालता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन जब किसी स्टेट में लग रहा हो तो राज्यपाल की पूरी जिम्मेदारी होती है ना, राज्यपाल के हाथों में पूरी शक्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो जब राष्ट्रपति शासन की और यदि बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले जानने की बात यह है कि अपने जो देश में सबसे पहले किस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया, 1952 में लगाया था। और कौन सा स्टेट था, पेप्सू। क्या नाम है, पेप्सू। क्या नाम है, पेप्सू। पेप्सू है ना, क्या नाम है, पेप्सू। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है ना, इसमें लगाया गया था। आज तो वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है, इसको तोड़ दिया गया है। हिमाचल प्रदेश बन गया, इससे पंजाब बन गया, हरियाणा बन गया, चंडीगढ़ बन गया, है ना। इस तरीके से इसके स्टेट बन गए, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले इमरजेंसी, जो स्टेट इमरजेंसी थी वो कहाँ पे लगाई थी, पेप्सू में लगाई गई थी, है ना। अब देखो इसका जो थोड़ा क्रम है ये भी आप थोड़ा जान लीजिए। अब देखो स्टेट में विधानसभा तो है नहीं। अब मान लीजिए स्टेट के लिए कोई कानून बनाना पड़ जाए तो कौन बनाएगा, तो वो संसद बनाती है। लेकिन संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया वह केवल 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, है ना। ये भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या चीज़, यदि देखो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, मतलब जैसे कि राज्यपाल ने सूचना दे दी भाई राष्ट्रपति को, भाई राष्ट्रपति शासन लगाना है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब जो राष्ट्रपति ने डायरेक्ट जो राष्ट्रपति शासन लगाया है ये 60 दिन के लिए अप्लाई रहता है। अब यदि आपको इसकी अवधि बढ़ानी है तो आपको संसद से साधारण बहुमत कितना होता है, 50% प्लस 1 से आपको स्वीकृति यानी कि जो प्रस्ताव है उसको पास कराना पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, है ना। उसके बाद आप 6 महीने के लिए उस राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते हो, है ना, 6 महीने के लिए। अब अगले 6 महीने के लिए तो फिर आपको दोबारा से प्रस्ताव पास कराना होगा, फिर अगले। तो इस तरीके से 3 साल तक, कितने, 3 साल तक आप किसी भी स्टेट में क्या राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो, है ना। 3 साल के बाद आपको वहाँ विधानसभा के चुनाव कराने पड़ेंगे, एनी हाउ कंडीशन, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है किसके बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है। अब देखो ये जो आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 360, जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। ये हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। कहाँ से लिया, यूएसए से। दरअसल जब देश में ऐसी स्थिति आ जाती है, वित्तीय संकट आ जाता है, पैसा नहीं है सरकार के पास, है ना, खर्चा चलाने के लिए, तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है ना।
अब हालांकि आज तक कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हमारे देश में, एक बार कंडीशन बनी थी बहुत ज़्यादा है ना 1990 में, लेकिन उसके बाद एलपीजी मॉडल आया, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कंपनी आई विदेश की, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन देखो वित्तीय आपातकाल के बारे में एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, मान लीजिए संसद का सत्र चल रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है, अब वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने वाली है, तो जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष, वो पूछेगा भाई, जो सरकार है उससे पूछेगा भाई वित्तीय आपातकाल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो यदि जो मेजोरिटी है यानी कि जो सरकार है वो सभी मौखिक रूप से हाथ खड़ा कर देते कि हाँ भाई लगा दो, है ना, वो लगा दो वित्तीय आपातकाल, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो केवल मौखिक रूप से ही जो वित्तीय आपातकाल वो लागू हो जाता है देश में, है ना। अब देखो ये जो यहाँ से वित्तीय आपातकाल तो लागू हो गया, अब इसको यदि आपको बढ़ाना है तो उसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं लाना पड़ता, इसको समाप्त करने के लिए विधेयक लाना पड़ता है ना। उस जो समाप्त इस वित्तीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए अनुमोदन लाना पड़ता है, तब आप वहाँ से जो वित्तीय आपातकाल है इसको समाप्त कर सकते हो, यानी कि ये भी अनंत काल के लिए होता है, इसको समाप्त करने के लिए आपको प्रस्ताव लाना पड़ता है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें हैं ये आपातकाल से संबंधित। देखो जितनी भी फैक्ट हैं, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं यहाँ से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, जितनी भी मैंने फैक्चुअल चीज़ें और कॉन्सेप्ट की चीज़ें बताई हैं वो आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में बस जानी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा भाग है अपना, उसके बाद भाग है अपना भाग 19। कौन सा है? भाग 19 है ना, तो उसके बारे में अब देखो भाग 19 में दरअसल ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि भाई उसका कोई अलग से नाम रखा जाए, उसके लिए विविध नाम रख दिया गया कि भाई ठीक है जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, है ना, उनको इसमें रख दिया गया। कौन सा है भाग 19 और कौन सा है विविध, है ना, विविध इसका शीर्षक है। और इसमें जितनी भी अटरम सटरम चीज़ें हैं वो इसमें रख दी गई। आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक, है ना। ये जो आर्टिकल हैं किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं, वो भाग 19 के अंतर्गत आते हैं। अब देखो आर्टिकल जो 361 है, आर्टिकल 361 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 361 कहता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों के संरक्षण की बात करता है ना, इन दोनों के संरक्षण की बात करता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के दोनों के संरक्षण की बात करता है। अब संरक्षण की किस प्रकार की बोला कि भाई जो राष्ट्रपति है या फिर राज्यपाल है, पहले तो आप इनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं कर सकते भाई तू राज्यपाल है, तू राष्ट्रपति है, तू काम कर, सिग्नेचर कर इस पर, है ना। दबाव नहीं कर सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो यदि आपको पसंद नहीं है, यदि इनको हटाना ही है तो आप महाभियोग लेकर आइए, हट जाएगा, है ना। लेकिन आप उस पर ज़बरदस्ती काम थोप नहीं सकते, आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। नंबर दूसरी बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कभी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी को थप्पड़ मार के भी आ जाए, किसी को कूट पीट के भी आ जाए, तो उस पर वो फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे इनको संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। एक तो चीज़ ये ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो आर्टिकल है कौन सा? 362। और ये जो आर्टिकल है दरअसल राजा महाराजाओं के विशेष छूट से संबंधित है, राजा महाराजाओं की विशेष छूट से संबंधित, राजा महाराजाओं की विशेष छूट से। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी रियासतें थीं और उन रियासतों में राजा महाराजा अपना शासन व्यवस्था करते थे, शासन चलाते थे। जब देश के एकीकरण की बात आई तो बहुत से राजाओं को मनाया गया, किसी के हाथ पैरी जोड़ा करी, है ना, कि भाई जुड़ जाओ, राष्ट्र को एक बनने दो। किसी को लठ से मनाया गया कि भाई मान जा नहीं तो पिटेगा, है ना। तो बहुत से राजा महाराजा थे, लेकिन बहुत से राजा महाराजा इस भय में थे कि यार यदि देश एकजुट हो जाएगा, राष्ट्र एकजुट हो जाएगा, तो हमारी जो रियासत है, हमारा जो वजूद है, हमारी जो शक्ति है, वो तो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो कुछ को लालच दिया गया कि भाई ठीक है तू पैसे ले लेना, ठीक है तू यार, है ना, पेंशन तेरी ज़्यादा कर देंगे, तेरे को ज़्यादा पैसा दे देंगे। तो इस तरीके से मामला सेटल किया गया। तो ये आज जो वर्तमान में हमारा जो देश एकजुट होकर जो दिखता है ना, तो इसमें बहुत से लोगों को बहुत भागीदारी रही है ना। तो उसमें ये जो आर्टिकल 362 है, राजा महाराजाओं की विशेष छूट से संबंधित है ना। तो राजा महाराजाओं को अलग से प्रीवी पर्स दिया करते थे ना, अलग से पेंशन दी जाती थी। हालांकि उसको देखो आजकल राजा महाराजा तो है नहीं, है ना, हमारे जो मतलब अस्तित्व में तो है, लेकिन वो रियासतों वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं है, तो इनका महत्व आज उतना हैवी नहीं है ना। तो ये चीज़ अपने को समझनी की। और जो प्रीवी पर्स दिया करते थे इनको, जो पेंशन का दिया करते थे, वो भी समाप्त कर दिया एक तरीके से, है ना। आर्टिकल 363, आर्टिकल 363 किसके बारे में बात करते हैं? इन राजा महाराजाओं ने जो संधि कर रखी थी, है ना, संधि कर रखी थी या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधि जो भी कर रखी थी, उसमें न्यायालय का, उच्च न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। देखो राजा महाराजाओं ने क्या है, पहले तो जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश कंपनी थी, उससे बहुत सारी संधियाँ कर रखी थी। सबने अपने अपने हितों को ध्यान में रख के अलग अलग तरीके से संधि की, सबके अलग अलग प्रायोरिटी थी।
तो उसी चीज़ में ये आर्टिकल है कि भाई आर्टिकल 363 राजा महाराजा ने जितनी भी संधियाँ कर रखी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हो रही हैं, तो उनमें जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं करे। देखो आजकल ये चीज़ें हैं ना ख़त्म हो गई है ना, आप इनको याद करो तो अच्छा, नहीं करो तो और भी अच्छा, है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ है ना। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भाग 19 है उसमें विविध और आर्टिकल इतने से इतने तक है ना, ये कहीं पूछे नहीं जाते हैं, आप तो केवल सुनते जाइए इनको, है ना। आर्टिकल 364, आर्टिकल 364 ये देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 364 किसके बारे में बात करता है कि हमारे जो प्रमुख बंदरगाह हैं, कौन से हैं प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह हो गए, है ना, और साथ में जितने भी एयरपोर्ट हैं, कौन से एयरपोर्ट हैं, क्या है एयरपोर्ट, तो इन पर किन का अधिकार होगा, केंद्र सरकार का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा, केंद्र सरकार का होगा अधिकार होगा, है ना। प्रमुख बंदरगाह हमारे भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। कांडला पोर्ट हो गया, बम्बई पोर्ट हो गया, पारादीप हो गया, है ना, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, चेन्नई हो गया, है ना, तो ये कोच्चि पोर्ट होगा। तो ये प्रमुख प्रमुख अपने बंदरगाह हैं जिन पर, और एयरपोर्ट तो है ही हमारे देश में, है ना, बहुत सारे। तो उन सब पर किसका, केंद्र सरकार का अधिकार होगा, है ना। तो ये चीज़ समझने की। उसके अलावा जो आर्टिकल 365 है, और आर्टिकल 365 किसके बारे में बात करता है, ये कहता है कि जो राज्य सरकार है उसे केंद्र सरकार के दिशा निर्देश मानने पड़ेंगे, है ना, दिशा निर्देश मानने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानिए आप कि आज मान लीजिए जो केंद्र सरकार है वो मुद्रा से संबंधित कोई प्रावधान लेके आया, जैसे नोटबंदी हुई, है ना। नोटबंदी में जो पैसा है उसको, जो करेंसी है उसको चेंज किया गया। करेंसी कौन से, संघ सूची का विषय, है ना। जब उसको चेंज किया गया था तो उससे क्या चीज़ें निकल के आई, ऐसा अब ऐसा तो है नहीं कि भाई केंद्र सरकार ने तो नोटबंदी कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट ने इसका चीज़ का विरोध कर दिया कि भाई ठीक है हम तो नहीं मानते, ये आपने नोट चेंज कर दिया, हम तो पुराने वाले चलने देंगे, नए वाले नहीं मानते। ऐसा नहीं कर सकते ना। यदि आप करते हो तो मैं आपको बता चुका हूँ, यदि जो संघ सूची पर यदि केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया और उसको राष्ट्र लागू नहीं कर पा रहा है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ना। तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो एक और ये प्रमुख प्रमुख इसके आर्टिकल हो गए जो आपको समझने, है ना। आर्टिकल 361 62 है ना। और ये अपना आर्टिकल जो भाग 19 है वो अपना कंप्लीट हो चुका है ना। तो आई थिंक ये जो भाग 17 है, 18 है और 19 है ये आपके समझ में आए होंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपातकाल वाला ना, वो आपको ज़रूर याद करना है, नहीं वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं ना। तो अगला जो लेक्चर है उसमें आर्टिकल 20, 21 और 22 तक अपना कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में आपको जो अनुसूची कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, क्या क्या प्रावधान है ना, उनके बारे में जान लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।